हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेट लंग या फिर पल्मोनरी एडेमा के बारे में। पल्मोनरी एडेमा, इसी को ही वेट लंग ऐसे भी कहा जाता है। जब हमारे लंग्स के अंदर जो अल्वियोला है, जो एयर सैक्स है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसकी वजह से उस पेशेंट में पल्मोनरी एडेमा ये मेडिकल कंडीशन बन जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे पल्मोनरी एडेमा के कारणों के या फिर कॉजेज़ के बारे में। तो पल्मोनरी एडेमा मोस्टली दो कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे पहले होते हैं कार्डियोजेनिक कॉजेज़ और दूसरे होते हैं नॉन कार्डियोजेनिक कॉजेज़। कार्डियोजेनिक कॉजेज़ के अंदर आते हैं ऐसे कारण जो कि उस पेशेंट में हार्ट की बीमारी की वजह से हुए हैं, और नॉन कार्डियोजेनिक जो रीजंस होते हैं वो ऐसे कारण होते हैं जिनमें हार्ट का कोई भी देना लेना नहीं होता। सबसे पहले बात करेंगे पल्मोनरी एडेमा के जो कार्डियोजेनिक कॉजेज़ होते हैं उनके बारे में। इसके अंदर सबसे पहले होता है पल्मोनरी आर्टरी डिसीज़, दूसरा होता है कार्डियोमायोपैथी, तीसरा होता है वीकेंड हार्ट वॉल्व्स या फिर फॉल्टी हार्ट वॉल्व्स, और चौथा होता है हाइपरटेंशन। ये कुछ मेन कार्डियोजेनिक कॉजेज़ है। इनके अलावा भी बाकी कार्डियोजेनिक कॉजेज़ हो सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे नॉन कार्डियोजेनिक कॉजेज़ के बारे में। अगर हम नॉन कार्डियोजेनिक कॉजेज़ की बात करें तो अगर किसी पेशेंट में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, या फिर ड्रग ओवरडोज की केस है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है, या फिर किसी तरह के टॉक्सिन्स वो पेशेंट इनहेल कर चुका है, तो इस सभी केसेस में भी पल्मोनरी एडेमा हो सकता है। और इस तरह के पल्मोनरी एडेमा को हम नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा से बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पल्मोनरी एडेमा के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अगर किसी पेशेंट में कार्डियक अरिथमियाज है, वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है, उस पेशेंट में अगर डायबिटीज़ है, अगर उस पेशेंट को पैदाइशी कोई दिल की बीमारी है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, पेशेंट को नींद में एपनिया होता है, मतलब कि सांसें उसकी कुछ समय के लिए रुक सी जाती है, उसको स्लीप अपनिया बोलते हैं। अगर ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है, या फिर अगर उस पेशेंट के दिल के जो वॉल्व्स होते हैं, जिनको हम हार्ट वॉल्व्स बोलते हैं, उनके अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें पल्मोनरी एडेमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये सभी पल्मोनरी एडेमा के रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पल्मोनरी एडेमा के सिम्टम्स या फिर लक्षणों के बारे में। सबसे पहले तो उस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, पेशेंट की सांस फूलने लगती है, को ऐसे लगता है मानो उसका दम घुट रहा हो। पेशेंट को खांसी आती है, खांसी के साथ साथ बलगम निकलता है, खांसी के साथ साथ किसी पेशेंट में खून भी निकल सकता है। पेशेंट को पाल्पिटेशंस भी होते हैं, मतलब वो पेशेंट खुद एक जगह बैठे हुए भी अपनी दिल की धड़कन महसूस कर सकता है, इसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो पाल्पिटेशन हो सकते हैं, या फिर उस पेशेंट में एंग्जाइटी या फिर रेस्टलेसनेस होना, ये भी लक्षण देखे जा सकते हैं। मतलब कि वो पेशेंट डरा हुआ सा या फिर एंग्शियस महसूस करता है। उस पेशेंट की जो स्किन है वो काफ़ी क्लैमी या फिर ठंडी सी महसूस होने लगती है। पेशेंट के छाती के या फिर फेफड़ों के अंदर से वीजिंग की साउंड भी सुनाई देने लगती है। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा थकावट भी महसूस होती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में सांस लेने की जो गति है, जिसको हम टैकिपनिया बोलते हैं, इस तरह की टैकिपनिक कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ मेन साइंस और सिम्टम्स है जो कि पल्मोनरी एडेमा के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पल्मोनरी एडेमा को किस तरह से डायग्नोस करते हैं इसके बारे में। तो पल्मोनरी एडेमा के पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट में चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट कर सकते हैं, या फिर आर्टेरियल ब्लड गैस भी चेक कर सकते हैं, ईसीजी भी कर सकते हैं, या फिर ईकेजी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम उस पेशेंट में 2D इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, और कार्डियक कैथेटराइजेशन की टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोरोनरी एंजियोग्राम करना या फिर लंग का अल्ट्रासाउंड टेस्ट करना, ये कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिनका इस्तेमाल करके हम उस पेशेंट में पल्मोनरी एडेमा, इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे पल्मोनरी एडेमा की वजह से उस पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके बारे में। उस पेशेंट में हाथ और पैरों के ऊपर सूजन आ सकती है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, पेशेंट में प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को अपने पेट के ऊपर भी स्वेलिंग आ सकती है। पेशेंट के लीवर को कंजेशन होना या फिर लीवर के ऊपर सूजन आना, ये भी कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट में पल्मोनरी एडेमा की वजह से हो सकते हैं। इसके बाद फाइनली अब हम बात करेंगे पल्मोनरी एडेमा के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात, इस तरह से किसी भी पेशेंट में अगर पल्मोनरी एडेमा है, तो उस पेशेंट में अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है या फिर पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑन एयर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर उस पेशेंट को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। उस पेशेंट को नेज़ली ऑक्सीजन नेज़ल प्रॉन्ग के थ्रू या फिर फेस मास्क के थ्रू दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम पल्मोनरी एडेमा में इस्तेमाल किए जाने वाली मेडिकेशंस की बात करें, तो इसके अंदर हम फिर उस पेशेंट में ब्रोंकोडायलेटर्स की मेडिकेशन दे सकते हैं, जैसे कि इटोफाइलिन, थियोफाइलिन या फिर डेरिफाइलिन, इस तरह के मेडिकेशंस। इसके साथ साथ हम उस पेशेंट में डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि फ्रुसेमाइड, जिसकी वजह से पेशेंट के सीने के अंदर या फिर पूरे बॉडी के ऊपर कहीं भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन है तो उसको यूरिन के
थ्रू बॉडी के बाहर फेंका जा सके। इसके साथ साथ अगर उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर उस पेशेंट में हम नाइट्रोप्रेसाइड या फिर नाइट्रोग्लिसरीन इस तरह के मेडिकेशन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ किसी पेशेंट में आइनोट्रॉप्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है अगर वो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा है तो इसके अंदर हम उस पेशेंट को डोब्यूटामाइन या फिर डोपामाइन इस तरह के मेडिकेशन भी दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, मतलब अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है और उस पेशेंट को एंग्जाइटी हो रही है तो फिर उस पेशेंट में हम मॉर्फिन की दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में जो भी बाकी साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं उनके हिसाब से उस पेशेंट को सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। सो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द पल्मोनरी एडेमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।